हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? खूब मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है। मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत करते रहो। आज के क्लास में हम लोग एलपीजी पॉलिसीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल्स लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस जिस टॉपिक से आएगा मैं वो भी बताऊंगा। तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पे डटे रहिए, खूब ज्यादा कंसंट्रेशन कीजिए, फोकस्ड रहिए। देखिए फटाफट चैप्टर आपको ना तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। सो शुरुआत करते हैं लिबरलाइजेशन से। सो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत ध्यान से सुनना, जितना भी गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शंस है और गवर्नमेंट का कंट्रोल है प्राइवेट सेक्टर्स पे, उसको रिमूव कर देना, यानी प्राइवेट सेक्टर्स को आजाद कर देना, इसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करूंगा? रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर्स। ये की टर्म्स है, इसको दिमाग में रखना। टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाया गया। तुम्हें पता था कि आजादी के बाद जो हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में कि पब्लिक सेक्टर अहम रोल निभा रहा था, मेन रोल पब्लिक सेक्टर का था, प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी रोल में था। अब प्राइवेट सेक्टर को मेन रोल की तरफ ढकेलना था हमारा मकसद। दूसरा, बिफोर लिबरलाइजेशन क्या था? अगर लिबरलाइजेशन को अच्छे से समझना है तो हमें यह जरूर समझना चाहिए कि बिफोर लिबरलाइजेशन क्या स्थिति था। लाइसेंस राज सिस्टम था, यानी कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर नया इंडस्ट्री लगाना चाहे तो सरकार से पहले उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, जो कि बहुत टफ था। दूसरा, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज, सरकार इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगा के रखा था, लगभग 300%। ठीक है। स्ट्रिक्ट फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत कठिन था क्योंकि एक फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स हमारा बहुत स्ट्रिक्ट था। तो ये तीन चीजें थी बिफोर लिबरलाइजेशन और इन तीनों को करना था लिबरल। तो इसके लिए हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स अपनाया। सबसे पहला मेन मेजर्स ऑफ लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिया फॉर लिबरलाइजेशन। एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया, यानी अगर आपको कोई इंडस्ट्री बैठाना भी है तो अब सरकार से आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट बच्चों, एक्सेप्ट कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे थे जिनके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम आज भी बरकरार है। क्या क्या है? अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सिगरेट्स, हैजर्डस केमिकल्स, इसमें आप डिफेंस इक्विपमेंट्स भी जोड़ सकते हो। तो ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जिनके लिए लाइसेंस आज भी लेना जरूरी है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो हर चीज में अड़ंगा डालती थी, हर चीज में इंटरफेयर करती थी, पब्लिक सेक्टर का रोल अब थोड़ा थोड़ा सेकेंडरी करने का हमारा प्लानिंग था और प्राइमरी रोल अब हम किसको देने वाले थे? प्राइवेट सेक्टर को। ये दिमाग में रखना। नेक्स्ट है फ्रीडम टू एक्सपैंड प्रोडक्शन। पहले क्या होता था ना कि जो भी कंपनियां अगर नया कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती है, जिसे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, तो हमें फिर से सरकार से परमिशन लेनी होती है। प्राइसिंग के लिए, प्रोडक्ट्स का क्या प्राइस होगा, उसके लिए भी सरकार का परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन अब इन सारी चीजों को एबोलिश कर दिया गया आफ्टर लिबरलाइजेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेजर्स ऑफ लिबरलाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब बात करेंगे हम लोग मेजर्स ऑफ लिबरलाइजेशन फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर में बच्चों क्या क्या आता है, इसको दिमाग में रखना। मेनली बैंक्स आता है, स्टॉक एक्सचेंजेस आता है, ये अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। तो क्या क्या रिफॉर्म्स इसमें लाया गया? रिड्यूस आरबीआईज रोल फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले क्या था ना, आरबीआई ऑल इन ऑल था बैंकों के लिए, यानी कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बनाना, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, किसे लोन देना है, सब चीज आरबीआई डिसाइड करती थी। लेकिन अब उस समय के रोल को कहते थे रेगुलेटर, लेकिन अब बना दिया गया फैसिलिटेटर। आरबीआई से कहा गया कि तुम हर चीज में रंगा मत डालो, हर चीज में इंटरफेयर मत करो, तुम सिर्फ इनको फैसिलिटेट करो विद फंड्स। अगर इनको फंड्स की जरूरत है, इनको गाइडेंस की जरूरत है, तुम्हारा रोल बस वहीं तक है।
बाकी जो इंटरेस्ट रेट है, ये है वो है, किसे लोन देना है नहीं देना है, ये सब बैंक्स खुद डिसाइड करेगी। ठीक है। अलाउ फॉरेन बैंक्स टू ऑपरेट। पहले फॉरेन बैंक्स हमारे यहाँ थे ही नहीं, बस लिबरलाइजेशन के बाद फॉरेन बैंक्स को अलाउ किया गया कि आप अपना ऑपरेशन इंडिया में भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैब्लिश्ड सेबी फॉर स्टॉक मार्केट रेगुलेशन। स्टॉक मार्केट में जो फ्रॉड्स होते हैं इनको रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ा कदम था फाइनेंशियल मार्केट के लिए, इसको दिमाग में रखो। नेक्स्ट है अलाउ प्राइवेट बैंकिंग। प्राइवेट बैंकिंग, पहले सारा बैंक जो है ना सरकारी बैंक हुआ करता था, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक। अभी क्या कर दिया, लिबरलाइजेशन के बाद एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे बैंकों को जो प्राइवेट बैंक है इनको ऑपरेशन करने का अधिकार, राइट्स दे दिया गया। और ब्रांच एक्सपेंशन, और बैंकों से कहा गया कि आपकी जितनी मर्जी आप जो है ना ब्रांच एक्सपेंड करो। ब्रांच एक्सपेंशन से क्या हो गया, नंबर ऑफ बैंक्स बढ़ गया, नंबर ऑफ बैंक्स नहीं कहना सही है, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ गया हर एक बैंक का। तो लोगों के लिए बैंकिंग जो है ना बहुत इजी हो गया, और ये बैंकिंग हैबिट्स को लोगों का बढ़ा दिया, जिससे सेविंग्स बढ़ा। सेविंग्स बढ़ेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा लोगों को इनकम मिलेगा। समझ पा रहे हो? यस सर। चलिए अब बात करते हैं लिबरलाइजेशन इन टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें तो टैक्स, यू नो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि उसके स्ट्रक्चर को सिंपल करना, ताकि आम जनता को ये चीज समझ में आए। पहले क्या ना, लोगों को टैक्स के नाम से ही डर लगता था, तो उस चीज को, उस डर को हटाना था और लोगों को आगे लाना था कि आप बढ़ चढ़ के टैक्स दे सको, है ना। बहुत सिंपल तरीके से टैक्स स्ट्रक्चर को किया गया ताकि लोग अपना टैक्स खुद ही कैलकुलेट कर सके। और दूसरा, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स था, यानी जो बड़े बड़े कंपनियों से टैक्स लिया जाता था, पहले बहुत रेट हाई था, अब उसको कम कर दिया गया। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए जीएसटी जैसा, वन नेशन वन टैक्स जैसा प्रिंसिपल को लाया गया। ठीक है ना। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस में सर्विस टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, वैट था, इतना सारा टैक्स था, एक साथ लगता था, आदमी कंफ्यूज था। अब इन सारे टैक्सेस को हटा के एक ही टैक्स कर दिया गया 2017 से, और वो था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। बहुत बड़ा कदम था टैक्सेशन स्ट्रक्चर के लिए। तो इसमें आप लिखिए, पहला चीज याद रखोगे, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, इंट्रोड्यूस जीएसटी इन 2017 एंड रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट्स, स्पेशली कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स। ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स का। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या किया गया, डीवैल्यूड द रूपी टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, डीवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, समझो। सपोज कर कि $1 इक्वल टू है ₹80, यानी कोई अमेरिकन अगर इंडिया आ रहा है तो $1 अगर वो खर्चा करेगा तो उसको 80 रुपए का सामान मिलेगा। अब मान लो कि $1 इज इक्वल टू हो गया 82। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब वही अमेरिकन जब इंडिया आ रहा है तो उसको 80 की जगह कितना मिल रहा है, 82 रुपीज मिल रहा है। यानी अमेरिका में इंडियन गुड्स पॉपुलर हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। यानी हम एज एन इंडियन अमेरिका में ज्यादा गुड्स बेच पाएंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। बात समझ गए? तो इसका मतलब जब भी हम ये रेट बढ़ा देते हैं 80 से 82, 85, 90, जैसे जैसे ये रेट बढ़ता है, इसको डीवैल्यूएशन कहते हैं। और इसी का उल्टा, अगर 82 से 80 हो जाए, अगर 82 से 80 हो जाए तो उसको एप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसको दिमाग में रखना है। तो हमें उस समय एक्सपोर्ट को बढ़ाना था, इस वजह से हमने क्या किया, डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी किया। आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, डीवैल्यूएशन जो टर्म है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है, मैं समझाऊंगा मैक्रो में। फिर कहता है इंट्रोड्यूस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अभी मैं बात कर रहा था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की, तो जब उस समय हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, यानी जो डॉलर और रुपी का जो रेट था, या पाउंड और रुपी का जो रेट था, वो बहुत सालों से फिक्स रहता था। लेकिन अब उसको डिमांड और सप्लाई के अनुसार हर रोज चेंज करने वाला सिस्टम हमने बना दिया, जिसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए अब बात करते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स की। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स में सबसे पहला रिफॉर्म, रिड्यूस्ड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, जिसको कहते हैं कोटा।
ठीक है, पहले क्या था ना, पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कोटा सिस्टम लगा दिया गया था कि एक लिमिट था, अब इससे ज्यादा क्वांटिटीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता, अब उसको हटा दिया गया। ठीक है, लोअर्ड टैरिफ्स, यानी टैरिफ्स पहले बहुत हाई था, अभी मैंने बताया था यहाँ पे टैरिफ्स जो था वो बहुत हाई था, लगभग 300%, उसको घटा के 30-20% तक ला दिया गया, ताकि आप आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड कर सको। ठीक है, नेक्स्ट है एनकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कंट्रीज को ये एनकरेजमेंट दिया गया कि आप आराम से आइए और इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, अगर विदेशों से भंडार आएगा, हमारे यहाँ पैसे आएंगे, तो वो लोग अगर यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ के लोगों का जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगा, है ना। और खास करके ये किसमें देखा गया, मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत सारे आ गए हमारे यहाँ, और आईटी सेक्टर बूम हो गया, है ना। तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, आज भी लोग आईटी सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया अबाउट मेजर्स, मेन मेजर्स ऑफ लिबरलाइजेशन। होपफुली आपको ये समझ आ गया। एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे पिक, मनमोहन सिंह एंड पीवी नरसिम्हा राव, उन्हीं का देन था, इन्हीं दोनों का देन था ये एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन्होंने हरी झंडी दिखाई और तब जाके ये तीनों पॉलिसीज जो आया, और हमने पूरे विश्व के लिए, पूरे ग्लोबल, पूरे जितने कंट्रीज है, मतलब आई मीन पूरे वर्ल्ड के लिए हमने अपना द्वार खोल दिया कि आइए हमारे भारत में आप व्यापार कीजिए और हमें भी आपके साथ व्यापार करने दीजिए। क्लियर है। चलो अब बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन का। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि सरकारी कंपनियों से सरकार का जो ओनरशिप है, गवर्नमेंट कंपनीज में से, जिसको हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं, उसमें से गवर्नमेंट का जो स्टेक है, गवर्नमेंट का जो ओनरशिप है, उसको रिड्यूस कर देना, इसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। बहुत सिंपल है। मान लो कोई कंपनी है, लेटस से आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी है। अब इसमें गवर्नमेंट का मैक्सिमम होल्डिंग है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें से कुछ अपना शेयर किसी और को दे देगी, प्राइवेट सेक्टर को दे देगी, इसी को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। या फिर इस पूरे कंपनी को ही वो बेच देगी, या तो थोड़ा बहुत शेयर देगी या फिर पूरे कंपनी को ही बेच देगी। तो यानी अपना जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, वो धीरे धीरे रिड्यूस कर देगी, तो इसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। क्लियर है। तो देखो, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है, इट इंप्लाइज रिड्यूसिंग ओनरशिप, ओनरशिप को रिड्यूस करना और मैनेजमेंट कंट्रोल को रिड्यूस करना ऑफ ए गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज। गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसका मालिक कौन था, गवर्नमेंट खुद था, तो अपना ओनरशिप को रिड्यूस करना। कैसे हम प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, वेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ध्यान से देखो, मैंने दो तरीका बताया, या तो पूरे कंपनी को बेच दो या फिर थोड़ा सा शेयर बेच दो। विथड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पीएसयूज, पूरे कंपनी से अपने आप को निकाल लो, यानी पूरा कंपनी प्राइवेट ओनर को बेच दो। आउटराइट सेल ऑफ ए पार्ट और होल ऑफ ओनरशिप इन पीएसयू, अर्थात अगर ऐसी कोई कंपनी है जहां पे गवर्नमेंट ने शेयर्स खरीद के रखा था, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब किसी कंपनी का शेयर खरीदोगे तो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसी शेयर को जब हम बेच देते हैं तो क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, यानी सरकार ने कंपनी में, किसी कंपनी में शेयर खरीद के रखा था, लेटेस्ट से वोडाफोन आइडिया, अब वहां से शेयर उठा के किसी और को दे दिया, बेच दिया, जिसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेटाइजेशन का दो तरीका होता है, होपफुली तुम सीख गए, या तो पूरा कंपनी बेच दो, या फिर जो थोड़ा बहुत शेयर्स रखे हो उसमें से थोड़ा बहुत निकाल के बेच दो, या पूरा शेयर्स ही बेच दो प्राइवेट सेक्टर को, इसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। इसमें बच्चों दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इससे सवाल, एक है स्ट्रैटेजिक सेल और एक है माइनॉरिटी सेल। तो सरकार ये जो अपनी कंपनियों को बेच रही है, सरकार ये जो अपना शेयर्स बेच रही है अपनी कंपनी का, तो अगर वो मोर देन 51% शेयर बेच रही है तो उसको स्ट्रैटेजिक सेल बोलोगे, और अगर लेस देन 49% शेयर बेच रही है तो उसको माइनॉरिटी सेल बोलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, इन दोनों टर्म को अच्छे से दिमाग में रखना। अब हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड फॉलोइंग टाइटल्स फॉर पीएसयूज विद हाई परफॉर्मेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे पीएसयूज को चुना
जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उनको कुछ अलग सा नाम दे दिया, और नाम के साथ साथ कुछ ऑटोनोमी दे दिया, ऑटोनोमी यानी फ्रीडम दे दिया कि भाई अब तुम ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मैनेजमेंट को मैं पूरा फ्रीडम देता हूं कि वो अपने स्तर से कंपनी को चलाए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस बहुत कम होगा। ठीक है, तो ऐसी कंपनियों का इन्होंने क्या नाम दिया, देखो पहला दिया महारत्ना। महारत्ना में कौन कौन सी कंपनियां आती है, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एटसेट्रा, और भी कई कंपनियां हैं। नवरत्ना, नवरत्ना एमटीएनएल, हल, हल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ऐसी कंपनियों का नाम दिया नवरत्न। मिनी रत्ना में इन्होंने किसको रखा, बीएसएनएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटसेट्रा। ठीक है, और ऐसा करने के बाद जब ये नामांकन हुआ, इनको हमने नाम दे दिया, फ्रीडम दे दिया, ऑटोनॉमी दे दिया, काम करने की छूट दे दी, तो इन कंपनियों में ग्रोथ बहुत सब्सटैंशियल हमने ऑब्जर्व किया। तो ये एक बहुत अच्छी नीति थी सरकार की, एक तरह से समझ लो इनको प्राइवेटाइजेशन ही कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम्हारा जो मैनेजमेंट है वही सारा काम देखेगा, और तब से ये कंपनियां प्रॉफिटेबल हो गई। ठीक है, अब आता हूं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, जो है ना कई सालों से, जब से ये लागू हुआ 1991 से डिबेट चल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन हमारे लिए सही है या गलत है। तो पहले इसमें कुछ डिबेट करते हैं, पहले देखते हैं इसका गेन्स, प्राइवेटाइजेशन से फायदे क्या क्या है। फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, ये लोग तो भैया इनका मेन मकसद क्या होगा, प्रॉफिट कमाना, सोशल वेलफेयर तो होगा नहीं। तो चूंकि इनका मेन फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो ऑटोमेटिकली एक जो काम करते हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ करते हैं। अगर आप एफिशिएंसी से काम नहीं करोगे तो आप कंपटीशन में टिक नहीं पाओगे, और कंपटीशन से जब बाहर हो जाओगे तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो दूर, लॉस मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा आपकी कंपनी का। और इससे मैंने क्या बोला फर्स्ट पॉइंट में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका फोकस था, तो इससे इन कंपनियों का क्या बढ़ गया, एफिशिएंसी बढ़ गया। अब एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब ये प्रमोट किया डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन यानी जब एक प्रोडक्ट से काम ना चल रहा हो, एक प्रोडक्ट आपका मार्केट में खूब चल रहा हो, तो आप तुरंत फिर इनोवेट करेंगे दूसरा प्रोडक्ट, ताकि आप हमेशा अपने कंपटीटर से क्या रहे, आगे रहे। और इसका फायदा किसको मिलेगा, कंज्यूमर को। अगले पॉइंट में देखो, प्रमोट्स वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स। अब कंज्यूमर के पास बहुत सारे गुड्स का चॉइसेस आ जाता है। पहले क्या था, पहले अगर मुझे सोप लगाना है तो एक या दो ब्रांडेड सोप था, अब क्या है, हजारों सोप है, आपका जो मर्जी वो लगाओ अपने स्टैंडर्ड के अनुसार। इससे क्या हुआ, लीड्स टू इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। पहले जब दो सोप हुआ करता था तो अमीर भी वही लगा रहा है, गरीब भी वही लगा रहा है। अब जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा कॉस्टली सोप लगाएगा, जिसके पास कम पैसा वो कम कॉस्ट वाला सोप लगाएगा। तो इससे आपका क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों में बढ़ेगा। पहले आप सिर्फ एम्बेसडर कार चलाते थे, अभी होंडा सिटी भी चला रहे हो, अभी आप फोर्ड का भी कार चला रहे हो, अभी आप मर्सिडीज भी चला सकते हो, अभी आप ऑडी भी चला सकते हो, है ना। तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बढ़ने से आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगा। ठीक है, अब आते हैं लॉसेस में। लॉसेस क्या है प्राइवेटाइजेशन से, नो सोशल वेलफेयर। बाबू सोशल वेलफेयर बैक सीट में चल जाता है, क्योंकि इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। दूसरा है, सिंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द गोल इट लीड्स टू हायर प्राइसेस। ऐसा हो सकता है कि जो प्राइवेट ओनर्स है ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हर चीज का, हर गुड्स का प्राइस को क्या कर दे, बढ़ा दे। इससे क्या होगा, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको आप नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्टिंग द पुअर सेक्शन। क्लियर है। तो ये मैंने तुमको मेजर्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जो बहुत खतरनाक टॉपिक है बाबू, बोर्ड्स में क्वेश्चन आना ही है इससे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी का जो थर्ड पॉलिसी था, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब होता है कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करना, ताकि आप आराम से एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या कर सके, व्यापार कर सके, ट्रेड कर सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और हर एक कंट्री का बढ़ सके। यही मकसद था ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, चल देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ increased openness, integration and interdependence between countries through movement of trade and capital।
ठीक है, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ इंटरैक्शन कराना, किसके थ्रू थ्रू ट्रेड और कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा, मनी, है ना। ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इन सब का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना और एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ना। पर्पस देख लेते हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सके बिना टैरिफ के। टैरिफ लगा दोगे तो दिक्कत होता है। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, एंटरप्राइज एंड टेक्नोलॉजी, आसानी से कैपिटल और टेक्नोलॉजी फ्लो कर सके। टू एनहांस इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, और जब हम दूसरे कंट्री में के साथ ट्रेड करेंगे तो हमें अपना क्वालिटी तो बढ़ाना ही पड़ेगा, अपने गुड्स एंड सर्विसेज का क्वालिटी बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। मान लो कोई कंट्री है बहुत अच्छा क्वालिटी बना रहा है, तुम बहुत घटिया क्वालिटी बना रहे हो, तो फिर तुम तो कंपटीशन में हो ही नहीं। तो उसके साथ compete करने के लिए आपको भी अपना गुड्स एंड सर्विसेज को बहुत अच्छे क्वालिटी का बनाना पड़ेगा। तो यही पर्पस था ग्लोबलाइजेशन का। अब बात करते हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड एक टर्म है आउटसोर्सिंग। क्या होता है आउटसोर्सिंग? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ बैठ के अमेरिका में पढ़ा सकता हूँ, मैं यहाँ बैठ के कतर में पढ़ा सकता हूँ, मैं यहाँ बैठ के जर्मनी में पढ़ा सकता हूँ। इसको आउटसोर्सिंग कहते हैं, ठीक है ना, कि सर्विसेज को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना और दूसरा कंट्री हमारे सर्विसेज को बड़ा आसानी से एक्सेप्ट कर रहा है, इसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप दूसरे कंट्री से बिजनेस सर्विसेज हायर कर रहे हो। सपोज करो अमेरिका का कोई कंपनी है और उसका काम कौन कर रहा है, इंडियन कर रहा है, इंडिया में बैठ के अमेरिका का काम कर रहा है और अमेरिका यहाँ पैसे पे कर रहा है, इनको सैलरी दे रहा है। दिस इज आउटसोर्सिंग। इंडिया हैज इमर्ज एज इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग। 91 के बाद से लोग मतलब पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात करें, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो इंडिया को एक बहुत मतलब ल्यूक्रेटिव मार्केट समझ रहा था। यहाँ के लेबर्स से वो आउटसोर्सिंग वाला काम बहुत ज्यादा करवा रहा था। क्यों इंडिया इतने डिमांड में क्यों था? सबसे पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। इंडिया में जो लेबर कॉस्ट है वो काफी कम है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है तो लोग आपस में कंपटीशन करते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए। इसका फायदा एंटरप्रेनर उठाते हैं, उनको कम सैलरी में भी अपॉइंट कर लेते हैं। दूसरा, ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। आईटी इंडस्ट्री के ग्रो होने से सर्विस इंटरनेट सेवा, इंटरनेट सर्विसेज बढ़ने से आसानी से तुम इंडिया में बैठ के वर्ल्ड के किसी भी कोने में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिए। चलो बात करते हैं पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन का, कि गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या पॉलिसीज अपनाया। सबसे पहले एफडीआई को बढ़ा दिया गया। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग हैं, जो फॉरेनर्स है, वो इंडिया में, इंडिया के किसी भी कंपनी में या फिर डायरेक्टली इंडिया में कितना परसेंट इन्वेस्ट वो कर सकते थे। पहले वो था 41%, उसको बढ़ा के 51 कर दिया गया, फिर उसको बढ़ा के 100% कर दिया गया। नेक्स्ट, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इनटू फॉरेन एक्सचेंज। अभी क्या है कि बिना गवर्नमेंट के परमिशन के आप रूपी को आसानी से डॉलर में कन्वर्ट कर सकते थे, पार्शियली, फुल्ली नहीं, पार्शियली। अभी तो खैर फुल्ली है। देन रिडक्शन इन टैरिफ्स। टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया गया ताकि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसानी से कर सके। चौथा, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। जो कोटा सिस्टम था पहले हमने लगा के रखा था ताकि इंपोर्ट हम ना कर सके, उसको कंप्लीटली हटा दिया गया। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। अब जब भी ये ट्रेड पॉलिसी मींस द पॉलिसी बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर कंट्री। जो हम दूसरे कंट्री से ट्रेड रिलेशंस अग्रीमेंट करते हैं, उसको कम से कम कितने साल के लिए किया गया, 5 साल के लिए। ऐसा नहीं कि आज किए बस 6 महीने के लिए खत्म कर दिए, नहीं, लंबे समय तक के लिए वो एग्रीमेंट पॉलिसी चालू किया गया। तो ये 5 पॉलिसीज है, इसको दिमाग में रखोगे अबाउट ग्लोबलाइजेशन। अब बात करेंगे, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से रिलेट हो रहा था तो इनको कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1995। ये MCQ क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है
इसको दिमाग में रखोगे फॉर MCQ। सेकंड, WTO से पहले क्या था, गैट इसको बोलते हैं, GATT गैट। इसका फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, ये 1948 में बना था। गैट कब बना था, 1948 में, और उसको रिप्लेस कर दिया कौन, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995। WTO का जो मेन फोकस है वो मेनली टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स पे है। टैरिफ बैरियर्स तुम्हें पता है, पहले भी पढ़े हो। नॉन टैरिफ मतलब कोटा सिस्टम उसको नॉन टैरिफ कहते हैं। तो मेनली इसी पे फोकस रहता है WTO कि कहीं ज्यादा टैरिफ्स तो कोई कंट्री नहीं लगा रहा है, या टैरिफ रिजनेबल होना चाहिए, इस पे वो फोकस रहता है। अब एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से करोगे। यूजफुलनेस ऑफ इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ WTO। तो कई स्कॉलर्स लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया कि इंडिया को WTO से क्या फायदा हुआ। बहुत कम फायदा हुआ, इनका कहना था। कैसे, बिकॉज अगर आप इंडिया को ओपन कर देंगे दूसरे कंट्रीज के लिए, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको एक बड़ा बाजार मिल जाएगा, बड़ा मार्केट मिल जाएगा। वेयरएज वो कंट्री क्या होगा, जो डेवलप्ड था वो और अमीर हो जाएगा, और इंडिया वहीं के वहीं रह जाएगा। और इंडिया का इंडस्ट्रीज इतना डेवलप नहीं था कि वो दूसरे कंट्रीज के इंडस्ट्रीज के साथ compete कर सके। ये स्कॉलर्स का कहना था कि ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज्यादा फायदा इंडिया को नहीं हुआ। तो आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। मेजर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड अकर्स अमंग डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो WTO क्या करता था, फोकस करता था कि यूं तो इसका फोकस कुछ और चीज में था, मैंने बताया आपको, लेकिन ये अलाउ करता था डेवलप्ड कंट्रीज को कि मेजर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज आपस में करे, जैसे USA, चाइना, जर्मनी, ये लोग आपस में करें। इस पे उसका फोकस रहता था, डेवलपिंग कंट्रीज पे कम रहता था। डेवलप्ड कंट्रीज कंप्लेन अबाउट सब्सिडीज। अब इसको समझना है, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट किसानों को, फार्मर्स को सब्सिडीज देती है, और जब फार्मर्स को सब्सिडीज मिलेगा तो फार्मर्स का कॉस्ट ऑफ इनपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उनके जेब से कम पैसे लगेंगे, तो वो जो है बहुत सस्ते में फिर गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंडियन एग्रीकल्चरल गुड्स जो है वो विदेशों में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफी सस्ता हो जाएगा। तो डेवलप्ड कंट्रीज को इसका डर था। तो ये हमेशा क्वेश्चन अराइज करते हैं कि सब्सिडीज नहीं होना चाहिए, और WTO इनको समर्थन करते हैं, या कई बार वो न्यूट्रली अपना ओपिनियन देते हैं। फिर है, ऐसा स्कॉलर्स का कहना था, डेवलपिंग कंट्रीज प्रोवाइड ए ह्यूज मार्केट टू डेवलप्ड कंट्रीज। जो मैंने बताया, डेवलप्ड कंट्रीज को ह्यूज मार्केट मिल गया, और डेवलप्ड कंट्रीज जो है अमीर से और अमीर बन गया, और हमारा कंट्री वहीं का वहीं रह गया। क्लियर है, ये स्कॉलर्स का कहना था। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हमने तीनों पॉलिसीज को अच्छे से पढ़ लिया, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब हम देखेंगे कि इससे हमें कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो मैं आपको बताने से पहले ये बता दूं कि जो इसका डिमेरिट्स है वो बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, उस पर बहुत ज़्यादा, उसके एक एक पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से फोकस करोगे। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके मेरिट से। ए वाइब्रेंट इकोनॉमी, चूंकि हमारा GDP इससे बढ़ रहा था, ठीक है, लोगों का इनकम बढ़ रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, तो GDP भी बढ़ रहा था, तो हम स्टैग्नेंट से वाइब्रेंट इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे। दूसरा है स्टिम्युलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया, इंडिया बिकेम IT हब। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑब्वियसली बढ़ रहा था, अब हमारा एक्सपोर्ट खुल गया था, ठीक है ना, हम विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। और साथ ही साथ हमारा जो सर्विस सेक्टर था, IT इंडस्ट्री, वो इंडिया एक उसका हब हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ते में हमें लेबर, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को यहाँ बहुत सस्ते में लेबर्स मिल रहे थे। चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट। बाबू, फिस्कल डेफिसिट मतलब मैंने क्या समझाया था, फिस्कल डेफिसिट मतलब मैंने समझाया था बोरोइंग्स, ठीक है। तो अब हमारे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा था, लोग इनकम कर रहे थे, टैक्स भी दे रहे थे, तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। प्राइवेटाइजेशन से जो PSU सेक्टर था वो प्रॉफिट में आ रहा था, तो ऐसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा था। बढ़ने से क्या हो गया, जो हमारा जो बोरोइंग्स था, जो हम पहले दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड थे, वो बोरोइंग्स करना हमने कम कर दिया। कितना कम किया, 8.5% से लेके 5.4% ऑफ GDP, अब उतना कम हो गया, लगभग 3% की कमी आ गई।
कंज्यूमर सोवरेनिटी अर्थात वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स अब कंज्यूमर्स को मिलने लगा, कंज्यूमर्स चॉइसेबल हो गए, कंज्यूमर चाहे तो किसी भी ब्रांड के गुड्स को वो अपने स्टैंडर्ड के अनुसार वो खरीद सकते थे। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अब जाहिर सी बात है जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारे पास, डॉलर येन पाउंड ये सब आएगा और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेगा। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपको मैंने बताया एफडीआई जो है पहले 41% था, फिर 51 से 100% तक कर दिया गया, इसलिए फॉरेन कंट्री से जो फंडिंग है वो काफी आने लगा इंडिया में। ठीक है, अब आते हैं इसके डिमेरिट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि पहला है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। बेसिकली एलपीजी से जो फायदा हुआ वो आईटी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर को हुआ, इंडस्ट्रीज को भी नहीं हुआ। बताओ क्यों? क्योंकि इंपोर्ट हम खुला कर छोड़ दिए थे। अब बाहर से हम जो गुड्स आ रहा था हम इंपोर्ट कर रहे थे वो बेटर क्वालिटी का था और रेट भी उसका सस्ता था। फॉर एग्जांपल चाइना से जो भी गुड्स आता था, टॉयज आता था या घर की हर सामान आता था, टॉर्च का बैटरी आता था, अम्ब्रेला आता था, वो सब यहाँ बने हुए सामान से बहुत सस्ते रेट में बिकता था। तो इंपोर्ट आने से हमारे इंडस्ट्रीज को भी झटका लगा। ठीक है, तो सिर्फ बूम कौन सा सेक्टर हुआ? आईटी सेक्टर। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे तो ध्यान ही नहीं था एलपीजी का। एक चीज सब्सिडी जो सरकार उनको देती थी फार्मर्स को वो भी छीन लिया गया, तो एग्रीकल्चर बिल्कुल नेग्लेक्टेड था। ग्रोथ रेट डिप्ड टू 2 to 3%, सब्सिडीज विड्रॉन, पॉवर्टी छा गया किसानों में, रिमूवल ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल गुड्स, जो इंपोर्ट ड्यूटी पहले हमने लगाया था वो हटा दिया गया, इसलिए विदेशों से सस्ते में एग्रीकल्चरल गुड्स आने लगे तो हमारे यहाँ के किसानों का गुड्स बिकता ही नहीं था। इनइक्वालिटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल इकोनॉमी, अर्थात एलपीजी से अर्बन इकोनॉमी ज्यादा बूम हो रहा था, रूरल इकोनॉमी ठप हो रहा था, तो गरीबी और अमीरी का जो गैप था वो बढ़ रहा था। अब अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, यानी जो मल्टीनेशनल कंपनीज थे, जो विदेशी कंपनियां थी, वो गांव में थोड़ी ना अपना कंपनी खोलेंगे, वो उनको हर चीज शहर में बहुत आसानी से मिलता है, यहाँ पढ़े लिखे लोग मिलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो अर्बन सेक्टर में ही अपना एमएनसीज बिल्ड कर रहे थे और गांव की तरफ कोई देख नहीं रहा था। दूसरा है इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म, जो मैंने कहा था डब्ल्यूटीओ में क्या हो रहा था कि डब्ल्यूटीओ डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच ज्यादा ट्रेड करा रहे थे और जो डेवलपिंग कंट्रीज था इनके मार्केट को ये लोग यूटिलाइज कर रहे थे, तो डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा अमीर हो रहे थे और डेवलपिंग कंट्रीज गरीब ही रह रहे थे, तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म। देन आता है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म मतलब अब कंज्यूमर के पास वैरायटी ऑफ गुड्स था, तो कंज्यूमर के जेब में पैसे ही नहीं बचते थे, वो चीजों को खरीदते जा रहे थे। स्पेंडिंग हैबिट्स कंज्यूमर का बढ़ गया था। नेक्स्ट है लॉपसाइडेड यानी वन साइडेड ग्रोथ प्रोसेस, और वो प्रोसेस हमने कौन से सेक्टर में पाया? आईटी सेक्टर में खास करके। और सबसे अंत में है रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिक्लाइंड ड्यू टू चीपर इंपोर्ट, जो अभी मैं समझा रहा था चाइनीज गुड्स के बारे में। जब चाइनीज गुड्स हमारे यहाँ आने लगे तो इंडियन गुड्स को कौन पूछता है? इतना चाइनीज गुड्स सस्ता था, टिकाऊ था, तो फिर कौन पूछता है? ठीक है ना, तो यूज करने के बाद सबको पता चला टिकाऊ है कि क्या है, लेकिन ऐसे शुरू में तो लगता है ओ माय गुडनेस क्या चीज है, कितने सस्ते में है। एनीवे, तो ये था मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करोगे। डिमेरिट्स खास करके मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। अब मैं क्लास के अंत में आपको दे रहा हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का, उसको थॉरोली आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ।